नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उन 3 मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार के पॉलिटिक्स में दूरगामी प्रभाव पर डाल सकता है, खास करके 2025 के विधानसभा चुनाव में। पहला मुद्दा होगा प्रशांत किशोर का करगहर से चुनाव लड़ने की घोषणा। दूसरा विषय होगा मोदी की मां को लेकर जिस सियासत की शुरुआत बिहार में करने की कोशिश हो रही है उस पर तेजस्वी का सर्जिकल स्ट्राइक। और तीसरे मुद्दे पर बात होगी कि आज संजय झा फिर से पलट गए, निशांत की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार स्वस्थ है। इन तीनों मुद्दों का मतलब क्या है, इन तीनों मुद्दों का बिहार की राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर ही चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत प्रशांत किशोर के करगहर से चुनाव लड़ने की घोषणा से करते हैं। प्रशांत किशोर का घर भी है और शाहाबाद का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को झटका भी लगा था। बसपा और एलजेपी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था और अब वहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वैसे करगहर सीट से अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के संतोष मिश्रा की हार तय है। कुशवाहा डोमिनेंस वाले इस कंस्टिट्यूंसी में 2008 के परिसीमन में इस विधानसभा क्षेत्र का विक्रमगंज से खत्म होकर ये करगहर कंस्टिट्यूंसी बना था। ये कुशवाहा डोमिनेंस का कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से रामधनी सिंह जो मंत्री हुए थे 2010 में जीते थे, फिर 2015 में वशिष्ठ सिंह जीते और 2020 में वशिष्ठ सिंह चुनाव हार गए थे लगभग 4000 वोट से। ये संतोष मिश्रा। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है सवर्णों में। प्रशांत किशोर अगर उन ब्राह्मणों को खींचने में कामयाब हो गए तो फिर संतोष मिश्रा कहीं लड़ाई में भी नहीं रहेगा, ये तय है। वैसे वहां अभी वशिष्ठ सिंह और दिनेश राय के बीच किसे टिकट मिलेगा उसको लेकर गुत्था चल रहा है। दिनेश राय नीतीश कुमार जी के काफी करीबी रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और करगहर को लेकर उनकी बड़ी इच्छा रही है। उनके पिताजी वहां मुखिया वगैरह रहे हैं, तो जदयू के अंदर भी कह सकते हैं कि विवाद है, क्लैश है। इसलिए वशिष्ठ लड़ेंगे या दिनेश राय लड़ेंगे कहना मुश्किल है। और अगर किसी एक को टिकट नहीं दी गई तो दूसरा क्या लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरा लड़ा तो फिर प्रशांत किशोर के लिए एज होगा। ऐसे में संतोष मिश्रा वैसे भी लोकसभा चुनाव में सासाराम का सीट भले ही कांग्रेस जीत गई हो, करगहर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी कांग्रेस। बात अगर उनके परफॉर्मेंस की करेंगे तो वो भी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही है। आ गए, चुनाव जीत कर आ गए, अलग बात है, पारिवारिक बैकग्राउंड था, टिकट मिल गया और वहाँ एलजेपी ने उनकी जीत का रास्ता प्रशस्त कर दिया। वहाँ भी एलजेपी की वजह से जदयू की हार हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करगहर चुनाव लड़ने की घोषणा से क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में। क्या एक बार फिर से 2020 वाली स्थिति दोहराई जाएगी, क्योंकि वहां सवर्णों ने जदयू के खिलाफ वोट किया था जबरदस्त तरीके से और ये हार की एक बड़ी वजह बनी थी। एकदम कैमूर में भी वही स्थिति बनी थी, सासाराम में भी वही स्थिति हुई, मोहनिया वगैरह जो इलाके से तो बुरी तरह से जदयू पराजित हुआ था। तो ये तो तय हो गया कि अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण डोमिनेंस वाला जो इलाका है उस इलाके पर प्रभाव तो वो डालेगा, क्योंकि वहां के ब्राह्मणों का एक मिजाज रहा है, यूपी से सटा हुआ इलाका भी है और डोमिनेंस का इलाका भी है, तो वहां राजनीतिक में मजबूती के साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण के अलावा और किस वोट को
जोड़ने में प्रशांत किशोर कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ का जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वहाँ से क्या कहते हैं, रामगढ़ से चुनाव भी लड़े थे वहाँ, उन्होंने एक कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट भी दिया था। हालांकि वो उस तरीके से सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन कहीं न कहीं जगदानंद सिंह के बेटे की हार में एक बड़ी वजह बनी थी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि करगहर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर नुकसान किसको पहुंचाते हैं, महागठबंधन को या एनडीए को? क्योंकि ये तो तय है, बसपा उस इलाके से चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। हालांकि राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने से उस इलाके के राम में थोड़ी कह सकते हैं कि मजबूती के साथ कांग्रेस प्रवेश किया, इसलिए लोकसभा चुनाव सासाराम में विपरीत परिस्थिति के बाद 19,000 वोट से सही चुनाव वो जीत गया था। लेकिन एक बात तो तय है, करगहर से अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े तो जीत की गारंटी तो नहीं है। और इतना ही नहीं, और ये भी है कि वो पूरा इलाका में कितने ब्राह्मणों का वोट वो बीजेपी और जदयू से खींच पाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि नुकसान दोनों को पहुंचाएंगे उनके खुद खड़े होने से। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर हम बात करते हैं, और वो मुद्दा है मोदी की मां को गाली देने को लेकर जो सियासी तूफान खड़े करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। मैं पहले भी कहा कि ये कोशिश कहीं उलट पड़ जाए बिहार में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो संभावना हम व्यक्त कर रहे थे, तेजस्वी ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बात भी रखी है, और वो बात संकेत है कि बिहार को फिर से 95 की तरफ, मतलब जातिवादी राजनीति की तरफ तेजस्वी अपने बयानों के सहारे किस तरीके से दिशा दे रही है, जरा आप भी सुनिए। जी, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है, जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए। अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे।
बिहार बंद का बिहार बंद बुलाया गया है। बीजेपी कल बिहार बंद करेगी। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। यादव जी सुने, जो मैं कह रहा था, संकेत आपको मिलना शुरू हो गया है कि इस मुद्दे पर जितना बीजेपी एग्रेसिव होगा उतना ही राजद हमलावर होगा, और उस वजह से बिहार की जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो नुकसान पहुंचा दे एनडीए को, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब चलते चलते जिस बिहार तक के कार्यक्रम में करगहर से चुनाव लड़ने की बात प्रशांत किशोर ने कही है, उसी बिहार तक के कार्यक्रम में संजय झा ने कहा है कि निशांत को राजनीति में आने का अब कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव का नेतृत्व करेंगे और अब कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 10 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर तीसरी बार संजय झा का यह बयान बदला है। पहली बार दैनिक जागरण के कार्यक्रम में निशांत की राजनीति में आने को सिरे से खारिज कर दिया था। आज तक से बात करते हुए उन्होंने निशांत को राजनीति में क्यों आना चाहिए इसकी वकालत उन्होंने कही थी, मेरी व्यक्तिगत राय है। और आज फिर वो पुराने रंग में दिख गए, मतलब आने की जरूरत नहीं है। तो आखिर जदयू के अंदर चल क्या रहा है? निशांत के आने से असहज क्यों है संजय झा, या निशांत के आने से जदयू का वो तबका जो बीजेपी के करीब है वो असहज क्यों है? एक बड़ा सवाल है। और यही असहजता कहीं न कहीं संजय झा के आज के इस बयान से भी साफ दिख रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही जदयू में एक बड़े स्तर पर उथल पुथल होते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि निशांत कमान संभाले ये सिर्फ कुर्मी ही नहीं, जदयू के अंदर जो सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि निशांत आए। हालांकि नीतीश कुमार को इस विचार से असहमत कराने में जो पदाधिकारियों की लॉबी है वो भी बीजेपी के लिए खेल खेल रही है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निशांत को रोककर जो वो फोर्स है बीजेपी के साथ बने रहने वाला जो फोर्स है वो जदयू का कितना भला कर पाता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, संजय झा जो कुछ भी कह दें, हमें नहीं लगता है कि बिहार चुनाव में वो कैंपेन करने की भी स्थिति में। और इस बार का चुनाव दूसरे तरीके का चुनाव होगा, और जो दिख रहा है कि बीजेपी इस चुनाव का कमान अपने हाथ में और मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसका संकेत भी वो दे दिया है। ऐसे में निशांत की राजनीति में न आने की बात का संजय झा ने जदयू के उस वर्ग को कहीं न कहीं हतोत्साहित करने की कोशिश किया है जो निशांत को राजनीति में लाना चाहते थे। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासत का जदयू के आंतरिक राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जदयू का जो एक बड़ा धरा बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लग रहा है जैसे जदयू का विलय होता जा रहा है बीजेपी में। ये विलय सिर्फ नेताओं का विलय होता है, कार्यकर्ताओं का विलय होता है, या फिर वोटर का भी विलय होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है, निशांत की राजनीति में न आने से जदयू का भविष्य पर पूर्ण विराम लग जाए आने वाले समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं।